हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां जाकर आप पहले की सभी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज भी हम लोग देखेंगे सौर मंडल के बारे में। यह सौर मंडल से संबंधित लास्ट क्लास होगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने तारों के बारे में जाना था, सूर्य, और उसके अतिरिक्त हमने जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में एक एक करके क्रम से पढ़ा है। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही उपग्रह, चंद्रमा आदि के बारे में। सबसे पहले दिया गया है बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं यानी वलय हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य यानी जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि दूरबीन की सहायता से हम लोग इसे पृथ्वी से देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे उपग्रह के बारे में कि उपग्रह क्या है। उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल के अंतर्गत तारों के अलावा ग्रह और उपग्रह आदि भी सौरमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम लोग उपग्रह के बारे में जानेंगे। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य, जैसे मान लीजिए यह सन हो गया, हमारा सूर्य हो गया, और इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो सभी सूर्य का चक्कर काटते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर हमारी पृथ्वी हो गई। अब ये उपग्रह क्या करते हैं? जो भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उपग्रह हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। किनका चक्कर लगाते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। उप का मतलब होता है छोटा, और ग्रह तो ग्रह ही है, यानी इनमें भी लाइट और हीट खुद का नहीं होता है, और ये छोटे आकार के होते हैं, ग्रहों से छोटे आकार के होते हैं और ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। वैसे ही जैसे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह क्या करते हैं? यह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। यहां तक हो गई बात। उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, और अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे। देखिए, अब जो उपग्रह के बारे में हमने जाना, ये 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया कृत्रिम और या फिर प्राकृतिक, और दूसरा हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक क्या है? जो प्राकृतिक रूप से ही निर्मित है, वो उसे हमने नहीं बनाया है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। वहीं जो मानव निर्मित हो गया उसका निर्माण मानव ने किया है। अब प्राकृतिक जो उपग्रह है उसके अंतर्गत क्या आता है? चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। प्राकृतिक की बात कर रही हूं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा, इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी यह हमारी पृथ्वी से छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, हमें आभास होता है चंद्रमा बड़े साइज का, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। सबसे नजदीक कौन सा है? चंद्रमा है हमारे नजदीक, क्योंकि इसीलिए यह हमें आसमान में बड़ा दिखता है। वास्तव में यह बहुत बड़े आकार का नहीं है। सूर्य जो है इससे कई गुना ज्यादा बड़ा आकार का है, लेकिन वो हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन चंद्रमा छोटा होते हुए भी, छोटे आकार का होते हुए भी हमें काफी नजदीक दिखाई देता है। इसका मुख्य वजह यह है कि यह हमारे पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है? 3,84,400। वो भी लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। मैंने पिछली क्लास में परिक्रमण और घूर्णन गति के बारे में बताया है। तो यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाना यानी घूर्णन गति हो गया। अपने अक्ष पर ही वो घूम रहा है लट्टू की तरफ। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी जो गति है ना, जो इसका समय है चक्कर लगाने का, वो लगभग पृथ्वी की ही तरह है। अब कोई व्यक्ति जो है, आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए ये आप हैं और यह आपका दोस्त है, आप लोग दोनों ही कि इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या दिखेगा?
इस व्यक्ति को जो आपका फ्रेंड है उसे आपका जो दाहिना हिस्सा है वो हमेशा दिखेगा, वहीं आपको अपने दोस्त का बायां हिस्सा हमेशा दिखेगा। लेकिन अगर आप सीधे ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको हमेशा एक ही भाग दिखाई देते रहेगा पूरी तरह से। ठीक वैसे ही क्योंकि इसका समय पृथ्वी की ही तरह है, इसलिए पृथ्वी की सतह से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि केवल हमारी पृथ्वी ही चक्कर नहीं लगा रही है बल्कि चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है और इसका भी घूर्णन गति होता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी जीवन जीने के लिए वहाँ जो भी उपलब्ध होना चाहिए जैसे वायु और जल इत्यादि ये सभी वहाँ मौजूद नहीं है, यानी वहाँ जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। क्या है? वहाँ पर पर्वत भी है, मैदान भी है और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जैसे आपने पूर्णिमा के दिन या जब चांद जो होता है वो पूरा दिखता है हमें, तब हम इसकी सतह पर छाया देख सकते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि चांद में दाग है। वो दाग नहीं है, वास्तव में चंद्रमा की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वही हमें दिखाई देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन थे वे व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कब कदम रखा था? 20 जुलाई 1969 को। इसके अलावा दिया गया है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है और प्रकाश की जो गति है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अभी हमने जो प्राकृतिक उपग्रह है जैसे कि चंद्रमा, इसकी चर्चा की। यह क्या है, इसका आकार क्या है, इन सभी चीजों को हमने देखा। अब हम लोग मानव निर्मित उपग्रह को देखेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यानी जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जो भी हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, इसके अलावा जो फोन कॉल पे बात करते हैं, तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाता है? ये उपग्रहों के द्वारा, जो संचार उपग्रह होते हैं इन्हीं के द्वारा होता है। और साथ ही जो हमें मौसम की जानकारी मिलती है तो इसमें भी इनका अहम योगदान होता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? रॉकेट में लाद कर ऐसे उसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा का मतलब मैंने पहले बताया था कि जिस रास्ते से होकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे कक्षा कहते हैं और उस कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वैसे ही यह मानव निर्मित जो कृत्रिम उपग्रह हैं वे पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS और एडुसैट इत्यादि। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आप इसे याद कर लें क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट, IRS और एडुसैट मुख्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपग्रहों को भेजा गया है और प्रत्येक देश का बहुत सारे जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, वो अंतरिक्ष में स्थापित हैं, वहां से वो काम अपना करते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षा में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो ग्रह का निर्माण हुआ है वे एक बहुत विशाल विस्फोट के बाद बना है। तो जब भी विस्फोट होता है तो कुछ कुछ कण उसके इधर उधर बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार से वे जो छोटे छोटे कण बिखरे हैं उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में भी मैंने बताया था जब हम लोग ग्रहों के बारे में देख रहे थे, तो जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है उसके अंदर जो भी ग्रह थे उन सभी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते थे और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद जो भी ग्रह थे उन्हें हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते थे। वो जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपने देखा था वही है क्षुद्र ग्रह और ये जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे
उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, यानी लगता है कि ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे। और कुछ तो जो है गिरने के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे ही ये गिरते समय हमारी वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में वायु के साथ घर्षण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें आग लग जाती है और यह जलकर नष्ट हो जाते हैं। और इससे जो है प्रकाश नजर आता है। अगर आप रात में आकाश का अवलोकन करेंगे तो ऐसी घटना आपको एक दो बार दिखाई देगी कि लगेगा कि बहुत तेजी से कुछ आ रहा है और फिर तेज प्रकाश के साथ वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई उल्का जो होता है पूरी तरह नहीं जल पाता और बिना जले ही वो पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा एक दो घटना अभी तक हुआ है। वैसे हर बार नहीं होता, बहुत कम ही होता है, क्योंकि जो भी उल्का होते हैं उनका घर्षण होता है बहुत तेजी से और वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो बड़े आकार के होते हैं वही जमीन तक बच के ऐसे गिर पाते हैं, ऐसे सामान्य रूप से ज्यादातर नहीं गिरता है। अब हम लोग जानेंगे आकाश गंगा के बारे में। तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे है। इसे हम लोग आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो अभी तक हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सूर्य, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह आदि की चर्चा हमने की, उल्का पिंड और इन जो छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं उनकी चर्चा हमने सौर मंडल में की। यह एक सौर मंडल है जिसमें हम रहते हैं। ऐसे ही अनेकों सौर मंडल हैं जो कि आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा में लाखों तारे रहते हैं। आकाश गंगा में कितने हैं? लाखों तारों का एक समूह होता है। यह बहुत ही चमकदार दिखाई पड़ता है, एक पट्टी की तरह। इसीलिए प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। अब जब लाखों जो तारे हैं वो एक साथ चमकेंगे तो प्रकाश होगा ही होगा, और इसीलिए इसकी जो कल्पना है वो एक प्रकाश की बहती नदी से की गई थी और इसीलिए इसका नाम जो है वो आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा को ही हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के आगे हम इतने छोटे हैं, क्योंकि सोचिए एक सौर मंडल जो कि हमारा इतना बड़ा है, उसमें से एक पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और वैसे ही लाखों सौर मंडल होंगे जिनको मिलाकर क्या बना है? आकाश गंगा। और उन आकाश गंगाओं का भी लाखों का समूह होगा, तब जाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग ब्रह्मांड की जो विशालता है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे दिया गया है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? सोल का मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोल का मतलब क्या होता है? हमने देखा कि सूर्य देवता को कहा जाता है, इसीलिए इंग्लिश में से सोलर सिस्टम, और सौर का मतलब है सूर्य से संबंधित, इसीलिए इसे हिंदी में सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो जियोग्राफी है यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना। यही है पृथ्वी का विवरण ही जियोग्राफी है। इसके अलावा दिया गया है कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री किसे कहा जाता है? जो खगोलीय पिंड, जितने भी आकाश में हमें पिंड चमकदार दिखाई देते हैं, वे सभी पिंड खगोलीय पिंड होते हैं, और उनके संबंध में जो भी अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसे खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पुराने प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्हें लगभग प्रत्येक लोग जानते हैं। आपने भी इसका नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित
परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी जो भी सूर्य का प्रकाश जो है परावर्तित होता है और उसी के कारण सभी ग्रह और चंद्रमा जो है वो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से ही। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।